हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। आज बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए जो एक एग्ज़ाम बचा हुआ है मॉनेटरी थ्योरीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, उसका निचोड़ वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले निचोड़ से एक वीडियो पूरे बुक का अपलोड हुआ था और यह दूसरा वीडियो है। संभवतः यह अंतिम वीडियो होगा पूरे बुक से। एक वीडियो हो सकता है तो कल हो सकता है नहीं होगा ही, कल मॉर्निंग में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, जो प्रैक्टिस सेट कंप्लीट 100 क्वेश्चन का होगा, जो आप लोग अपने तैयारी को आंकेंगे, जो आप लोगों का कितना कैसा प्रिपरेशन रहा है। तो यह वीडियो पूरे बुक का निचोड़ है और इसमें खास बात यह है कि जो जिस चीज़ से रिलेटेड पूरे बुक में है उसको हम एक जगह एक स्थान पर ही स्थान दिए हैं, ताकि आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर एक साथ पढ़ेंगे तो उस कंसेप्ट को पूरा समझ लेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है अगर आप अंत तक हमारे साथ बने रहते हैं और देख लेते हैं। आपको वीडियो देखते देखते ही एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। कोई भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं बच जाएगा, क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है। और आप लोगों का जो अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जितने भी मैंने वीडियो दिया था, इंडियन इकोनॉमी का ही बहुत अच्छा मिला था, क्वेश्चन मिल गया था, बहुत थोड़ा क्वेश्चन मॉडरेट था। आप लोगों को समझ की शक्ति बढ़ाने की ज़रूरत थी। अगर आप वहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखते तो बहुत 100 में 90-95 मार्क्स होता, लेकिन कुछ मॉडरेट होने के कारण कुछ स्टूडेंट का 85-90 ऐसे करके आया। तो फिर भी ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिए शुरू से लास्ट तक और समझने की कोशिश कीजिए। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है जो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेना या एग्जाम में कोई टॉप हो जाएगा, उसको 2, 4, 5, 10 रोज तो याद रखा जाता है, फिर बाद में भूल जाता है जो कौन टॉपर हुआ था और कौन टॉपर नहीं हुआ था। मैंने रखता है अपने लाइफ में कौन सक्सेस रहा है। जो लाइफ में सक्सेस होता है उसे पूरे जीवन या मरने के बाद भी उन्हें याद रखा जाता है। तो मेन जो एम होना चाहिए वो होना चाहिए सफलता का। और सफलता ये एग्ज़ाम आप ग्रेजुएशन का कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा कंप्लीट करके बैठा हुआ है तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको किसी भी कंसेप्ट को क्लियर करना है ताकि उनसे प्रॉब्लम ना हो। आपको आगे कंपटीशन में जाना है। प्राइवेट सेक्टर में भी कंपटीशन है, गवर्नमेंट जॉब का तो छोड़िए, प्राइवेट सेक्टर में भी कंपटीशन। और कंपटीशन में बने रहने के लिए आपके पास में क्वालिटी चाहिए। तो मैं आपको दे रहा हूँ क्वालिटी एजुकेशन। आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपना रिव्यू दीजिए। आपको कैसा लग रहा है मेरा प्रयास वो जरूर बताइए, क्योंकि आप लोगों का जो रिव्यू होता है वही हमें अगला वीडियो देने के लिए प्रेरित करता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं लगे तो फिर कोई बात नहीं है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, समय बहुत कम है इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह हम वैसे कल बताए थे, फिर एक बार बैंक से रिलेटेड जो भी डेटा था इसलिए इसको हम अभी शामिल कर लिए हैं। जो भारत का जो सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, शॉर्टकट में SBI कहा जाता है। एस्टेब्लिश जो हुआ था, स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 को। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है बैंकिंग सेक्टर से, इसलिए ध्यान रखिएगा। 1 जुलाई 1955 को एस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि स्थापित हुआ था। और इनका जो स्थापना हुआ था, इससे पहले था इंपीरियल बैंक, जो बाद में बन गया SBI। इंपीरियल बैंक बिकेम SBI। हेडक्वार्टर जो है SBI का वो है मुंबई में। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। इसका भी मुख्य कार्यालय जो है मुंबई है। मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई ही है और कैपिटल दिल्ली है, लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो मुंबई है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो है वो क्या है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है 1 जुलाई से 30 जून। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है 1 जुलाई से 30 जून। वैसे जो फाइनेंशियल ईयर है भारत का वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर आपसे पूछा जाएगा तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। कैलेंडर ईयर जो होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर। लेकिन RBI का जो लेखा वर्ष है वो है 1 जुलाई से 30 जून तक, 12 महीना का। RBI के कार्य क्या है, तो RBI के जो कार्य है उनमें पहला कार्य है करेंसी नोट का निर्गमन। देखिए, यह जो आप वीडियो देख रहे हैं, प्रश्न को आप देख रहे हैं, इसको बेसिक समझने की कोशिश कीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप सोल्व कीजिएगा। वहां पे आपको
दिमाग का उपयोग करना होगा। आप लोग सोचते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, भारत का राजधानी कहाँ है, बिहार का राजधानी कहाँ है, तो ऐसे करके आप मत सोचिए, आपको थोड़ा दिमाग का प्रयोग करना होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, आपको पिक करना है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप जितना पढ़े हैं ना उसको कनेक्ट कीजिए और कनेक्ट के बाद आप उत्तर दीजिए। तो आरबीआई का जो कार्य क्या है वो है करेंसी नोट का निर्गमन, सरकारी बैंकर का काम, सरकारी बैंकर का काम, और तीसरा जो काम है वो है बैंकों के बैंक का। जैसे हम लोगों को कोई जरूरत होता है तो हम बैंक जाते हैं, उसी प्रकार बैंक जो है एसबीआई है या पंजाब नेशनल या कोई भी बैंक है भारत में, तो उनको अगर कोई काम होता है तो आरबीआई के पास जाता है। कोई पेमेंट का लफड़ा होता है तो आरबीआई के पास जाते हैं, सारा हिसाब किताब आरबीआई रखता है। तो आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अब देखिए, हम अगर क्वेश्चन पूछेगा आरबीआई का कार्य है, इसमें 3 ऑप्शन दे देगा, एक दे देगा इनमें से सभी। अब यहाँ पे अगर इससे पूछे बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आप वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आरबीआई। अब यही क्वेश्चन पूछ देगा, आप लिखे मिला ही नहीं क्वेश्चन, हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो इस चीज को ध्यान रखिए, ऐसा मत कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो कहा जो जो पढ़ाए थे पूरा मिला, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो बोले जो सर उनमें से तो मिला लेकिन पूरा नहीं मिला। तो देखिए कुछ इधर उधर तो हो सकता है, क्योंकि मेरे पास पहले क्वेश्चन नहीं आता है, हम भी गेस करते हैं जो ऐसा होना चाहिए। और गेस के साथ साथ मेरा जो लक्ष्य है, मैं एग्ज़ाम पास करने को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ। मैं जो ऑफलाइन कोचिंग चलाता हूँ वहाँ भी बच्चों से यही कहता हूँ जो आपको क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देना है। एग्जाम पास करके बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं बेरोजगार, कोई रोजगार देने वाला नहीं, क्योंकि उनके पास क्वालिटी नहीं है। तो क्वालिटी पे जोर दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब ये देखें, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को। आरबीआई के कार्य में है जो ये बैंकों का बैंक है, तो ध्यान रखिएगा। चौथा है विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, ये भी आरबीआई का कार्य है। साख नियंत्रण भी आरबीआई का कार्य है। आंकड़ों का संग्रहण और प्रकाशन, अब क्वेश्चन, आंकड़ों का संग्रहण और प्रकाशन किस बैंक का काम है, तो इसका सही उत्तर होगा आरबीआई। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एक एक बातों को मैंने शामिल किया। इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा कहां से, क्वेश्चन रहेगा तब ना। चलिए अगला है, आरबीआई के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम 115 करोड़ मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए। आरबीआई का काम है नोट का निर्गमन करना, तो नोट का निर्गमन तभी करेगा जब इनके पास कम से कम 115 करोड़ मूल्य का स्वर्ण, 115 करोड़ स्वर्ण कोष रहना चाहिए। देखिए कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, जो भी क्वेश्चन है सब के सब इंडियन इकोनॉमी, आप लोग एग्जाम दे चुके हैं, मैं अभी बोलता हूं सब इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है, और पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के आगे के कैरियर के लिए भी। पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना, ये पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना जो है वो 1894 ईस्वी में हुआ, और राष्ट्रीयकरण इसका 1969 में हुआ, 1969 जुलाई 19 को। 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ है पूरे देश में, एक 1969 19 जुलाई को, यानी कि 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण हुआ, जिनमें 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। मैं आपको नाम बता देता हूं, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और देना बैंक, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब आगे देखते हैं, जो दूसरा जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 15 अप्रैल 1980 को हुआ था, इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत में कितने बार राष्ट्रीयकरण किया गया, अब ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा तो आपको टिक लगाना वहां पे होगा 2। कब कब, तो 1969 और 1980 में। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो 14 बैंकों का, और 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो 6 बैंक का। 6 बैंक में कौन कौन था, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब तथा सिंध बैंक और विजया बैंक। इन 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दूसरे चरण में। चलिए देखते हैं अगला, इंपीरियल बैंक का स्थापना। इंपीरियल बैंक का स्थापना 1921 में हुआ था। यही बैंक जो एसबीआई का रूप हुआ, इसमें 3 बैंकों का 1921 में 3 बैंकों को मिला के इंपीरियल बैंक बना था। 3 बैंकों में कौन कौन था आपको मैं बताता हूं, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, तो बैंक ऑफ बंगाल हो गया। उसके बाद कौन था, बैंक ऑफ बम्बई और बीओबी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ कौन कौन बैंक था, ध्यान से सुनिए, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई
और बैंक ऑफ मद्रास, 3 बैंकों को मिलाकर 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक का स्थापना हुआ। आपसे पूछा जाएगा इंपीरियल बैंक को स्थापना करने के लिए कितने बैंकों को एक साथ लाना पड़ा, इसका उत्तर हो जाएगा 3। कौन कौन तो आप जान ही गए हैं। अगला है ग्रामीण बैंक की स्थापना। ग्रामीण बैंक का स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुआ। ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुआ। अब देखिए ग्रामीण बैंक के बारे में कौन कौन क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। तो 1987 में ग्रामीण बैंक का स्थापना बंद हो गया। ग्रामीण बैंक का स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुआ, लेकिन 1987 में आके ग्रामीण बैंकों का स्थापना बंद हो गया। उस समय 196 बैंक कार्यरत थे। 1987 में ग्रामीण बैंकों का स्थापना पर रोक लग गया, लेकिन उस टाइम 1987 में 196 बैंक कार्यरत थे और अभी वर्तमान में सिर्फ 56 बैंक कार्यरत है। लेकिन आप लोगों का जो गेस पेपर देखिएगा आजकल कितने ग्रामीण बैंक है, तो वहां पे 196 आंसर दे देता है। तो एक तो आप जान सकते हैं जो आपका जो बुक है वो बहुत पहले रिटेन है, उसमें कोई अपडेट नहीं किया गया। अगर अपडेट होता तो वहां पे वो 56 दे देता, लेकिन वहां पे अपडेट नहीं है। तो लेकिन ऑप्शन में अगर 56 दे देगा, जो वर्तमान समय में भारत में कितने ग्रामीण बैंक है, तो उसका सही उत्तर होगा 56। मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप ध्यान से देखिए, एक भी टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं है। आरबीआई अप्रैल में जो 2015 में जो डेटा दिया था, मैं अभी अप्रैल 2015 का बात कर रहा हूं, उसमें मात्र 56 ग्रामीण बैंक बच गया था और 1987 में ग्रामीण बैंक का स्थापना बंद हो गया था। उस टाइम 196 बैंक था, लेकिन जितने भी क्वेश्चन के आंसर हैं ऑप्शन है उसमें से 196 ही है, तो आपको वही टिक करना है। चलिए जान गए। देखिए केंद्र, राज्य और प्रवर्तक बैंक का हिस्सेदारी। ग्रामीण बैंक में केंद्र का भी हिस्सेदारी है और राज्य का भी हिस्सेदारी है और प्रवर्तक बैंक का हिस्सा है। 3 बैंकों का, 3 संगठनों का ग्रामीण बैंक में हिस्सेदारी है। तो 50 यानी कि आधा जो है केंद्र का है, राज्य का 15 और प्रवर्तक बैंक का 35। तो राज्य का कंट्रीब्यूशन 15% है, प्रवर्तक बैंक का 35% और राज्य का जो है वो मात्र 15% कंट्रीब्यूशन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे जो है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ NAFED की स्थापना। तो NAFED यानी कि राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ का स्थापना 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी को हुआ। अगला है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि SDC का स्थापना 1963 ईस्वी में हुआ। हाँ, और एक बात बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यह कहा था कि आप PDF प्रोवाइड करा दीजिए, और मैं PDF अभी तक किन्हीं को प्रोवाइड नहीं करा पाई हूँ। उसका मुख्य वजह क्या था, आज मेरा खुद का एग्जाम था और मैं वहाँ पे 1:30 से 5 तक इन्वॉल्व था और 5 बजे मेरा एग्जाम खत्म हुआ है। उसके बाद आए हैं तो आप लोगों के लिए ये नोट्स तैयार किए हैं। फिर तो थोड़ा टाइम का दिक्कत था, लेकिन जैसे ही यह वीडियो ख़त्म होगा, आप लोगों का जो भी डिमांड किए थे, जो भी हमें मैसेज किए थे पर्सनली, जिनको भी नोट्स चाहिए उसको हम व्हाट्सअप ग्रुप लिंक दे देते हैं, उसमें जुड़ जाइएगा, या आपको पर्सनल ही करना है तो 8292645989 मेरा ये व्हाट्सअप नंबर भी है और फ़ोन नंबर भी है। तो आप इस पे हमको मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जिन जिन लोगों ने डिमांड किया नहीं दे पाऊँ उसको मैं सॉरी बोलता हूँ, टाइम थोड़ा लग गया, लेकिन मैं कर क्या सकता था, मेरा खुद का एग्जाम था। अगला है भूमि विकास बैंक की स्थापना। भूमि विकास बैंक की स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ। भूमि विकास बैंक की स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ। ये दीर्घकालीन शाख का उपलब्ध करवाती है। भूमि विकास बैंक जो दीर्घकालीन शाख उपलब्ध करवाती है। अगला है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 फरवरी 1964 ईस्वी को। ध्यान रखिए एक एक डेट को, यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगला है भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और स्थापना 1 फरवरी 1964 ईस्वी को हुआ। अगला है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC, इसका जो स्थापना हुआ वो 1 सितंबर 1956 ईस्वी को। मुख्यालय इसका भी मुंबई ही है, इसलिए वित्तीय राजधानी कहा जाता है मुंबई को, वैसे नहीं कहा जाता है। अगला है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। भारत का वित्तीय वर्ष 1 से 31 मार्च बता दिया हूँ पहले भी।
अगला है 1 रुपये के नोट तथा सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय करता है। ध्यान रखिए 1 रुपया का जो नोट है और सिक्का है, 1 रुपया का नोट कागज का और सिक्का जो होता है वो निर्गमन करता है वित्त मंत्रालय। अगला है 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। जैसे 500 2000 का नोट है ना, उस पर गवर्नर का होता है साइन, लेकिन 1 रुपया का जो नोट होता है ना उस पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ध्यान से देखिए, एक एक इंपॉर्टेंट है कल के एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव के लिए भी। तो अगला है किस बैंक में कोई अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता। किस बैंक में कोई अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता, तो इसका होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कोई पर्सनल अकाउंट खोल नहीं सकता है। अगला है बैंक परिसंपत्तियों का कुल मौद्रिक मूल्य बराबर होता है। बैंक परिसंपत्तियों का कुल मौद्रिक मूल्य बराबर होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋण प्रतिभूतियों और तात्कालिक होगा, ऋण प्रतिभूतियों और तात्कालिक नकदी। अगला है वाणिज्यिक बैंक के कार्य हैं। तो वाणिज्यिक बैंक के जो कार्य है वह है जमा राशियां प्राप्त करना, ऋण प्रदान करना और अधिविकर्ष। यह वाणिज्यिक बैंक का कार्य है। और एक बात, इनमें से सभी जिस भी प्रश्न का आंसर होगा, जितने प्रश्न का आंसर ऑल ऑफ दिस होगा, तो 99 पॉइंट वही उसका आंसर भी होगा। अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको कुछ पता नहीं है, तो आप ऑल ऑफ दिस को आंख बंद करके टिक कर सकते हैं। अगला है मौद्रिक नीति को कौन संचालित करता है। तो मौद्रिक नीति को केंद्रीय बैंक के द्वारा संचालित किया जाता है। मौद्रिक बैंक को कौन संचालित करता है, तो मौद्रिक बैंक को केंद्रीय बैंक द्वारा संचालन होता है। अगला है विश्व में किस बैंक को केंद्रीय बैंक की जननी माना जाता है। विश्व में किस बैंक को केंद्रीय बैंक की जननी मानी जाती है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को विश्व में बैंकों का यानी कि केंद्रीय बैंक की जननी माना जाता है। विश्व में किस बैंक को केंद्रीय बैंक की जननी, तो केंद्रीय बैंक की जननी बैंक ऑफ इंग्लैंड को माना जाता है। अगला है नरसिम्हा समिति की सिफारिशों में बैंक के लिए सावधिक तरलता अनुपात को 5 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से कितने प्रतिशत तक लाने की बात कही गई थी। नरसिम्हा समिति की सिफारिशों में बैंकों के लिए सावधिक तरलता अनुपातों को 5 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से कितने प्रतिशत तक लाने की बात कही गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25%। नरसिम्हा समिति की सिफारिशों में बैंकों के लिए सावधिक तरलता अनुपात को 5 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से कितने प्रतिशत तक लाने की बात कही गई थी, तो 25% इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है नरसिम्हा समिति ने देश में बैंकिंग ढांचे को कितने स्तरीय बनाने की संस्तुति की थी, तो 4 स्तरीय। अगला है प्रोफेसर MHD कॉक के अनुसार केंद्रीय बैंक के कितने कार्य बताए गए हैं, तो प्रोफेसर MHD कॉक के अनुसार केंद्रीय बैंक के जो है 7 कार्य बताए गए। अगला जो चैप्टर है आप लोगों का बैंकिंग से तो हो गया, और स्वर्णमान गोल्ड स्टैंडर्ड। तो इसका प्रश्न है, ऐसा माना जाता था कि स्वर्णमान एक स्वचालित मान है। ऐसा माना जाता था कि स्वर्णमान एक स्वचालित मान है, यह मान्यता है। तो यह प्रथम महायुद्ध के बाद की, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद की। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। तो ऐसा माना जाता था कि स्वर्णमान एक स्वचालित मान है, यह मान्यता प्रथम महायुद्ध के बाद की। अगला है स्वर्णमान के प्रकार हैं। तो स्वर्णमान के प्रकार में स्वर्ण चलनमान और स्वर्ण धातुमान 2 हैं। अगला है जो राष्ट्र स्वर्णमान बनाए रखने का निर्णय करता है वह त्याग कर देती है। जो राष्ट्र स्वर्णमान बनाए रखने का निर्णय करता है वह त्याग कर देती है। तो वह त्याग करता है स्वतंत्र मुद्रा नीति अपनाने के अधिकार। जो राष्ट्र स्वर्णमान बनाए रखने का निर्णय करता है वह त्याग कर देती है स्वतंत्र मुद्रा नीति अपनाने के अधिकार। अगला जो चैप्टर है वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण एवं विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण एवं विकास बैंक। चलिए प्रश्न है, मुद्रा कोष की पूरक संस्था के रूप में IBRD की स्थापना कब हुई। मुद्रा कोष की पूरक संस्था के रूप में IBRD की स्थापना कब हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को।
मुद्रा कोष की पूरक संस्था के रूप में IBRD की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 27 दिसंबर 1945 को। अगला है IBRD ने अपना कार्य आरंभ किया। IBRD ने अपना कार्य आरंभ किया, तो IBRD ने 25 जून 1946 को अपना कार्य आरंभ किया। IBRD ने अपना कार्य आरंभ किया 25 जून 1946 ईस्वी को। एक बार और बात और होता क्या है, तो मेरा जो आंसर की था इंडियन इकोनॉमी का, उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी कमेंट किए थे, सर गेस में तो इसका उत्तर ये दिया हुआ है, रेखा में ये है, मनोरमा ये है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, रेखा और मनोरमा के गेस पेपर में बहुत ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर गलत दिया हुआ है। तो आप गेस को देख लेते हैं तो वहाँ आपको गलत उत्तर मिलता है, आप उसको पढ़ लेते हैं, आप जाके एग्जाम देते हैं और वहाँ पर आप गलत करके आ जाते हैं। आपके हिसाब से तो पूरा सही उत्तर है, लेकिन आपका उत्तर ही गलत है। गेस के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन गेस का वैल्यू तो वहाँ होगा नहीं, वहाँ तो जो रियलिटी में होगा, जो बुक में होगा, वही आपका उत्तर होगा। तो आप लोग गेस पे आंख मूंद कर भरोसा नहीं कीजिए। और बहुत सारे यूट्यूब वाले भी हैं जो गेस में जो आंसर दिया होता है उसको ही छाप देता है। उन्हें क्या मतलब है आपके कैरियर से, उन्हें क्या मतलब है जो आप गलत करके आएंगे तो आपका मार्क्स कम हो जाएगा, आगे चल के क्या है, उनको तो अपना यूट्यूब चमकाना है, उनको अपने चैनल को चलाना है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेरे द्वारा भी मनोरमा और गेस पे रेखा का वीडियो अपलोड किया गया, आप वहाँ जाके देखिए। तो वहाँ भी जो उत्तर गलत था उसको मैंने गलत बताया, जो है देखिए ऑप्शन गलत है। तो मैं मेहनत करके आप लोगों के लिए कंटेंट बना के वीडियो देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो भ्रमित नहीं होइए, हमारे साथ बने रहिए। आपके लिए वही मैं वीडियो दूंगा जो ऑथेंटिक होगा, जो सही होगा। कुछ ऐसे दिग्भ्रमित करने वाली कोई बात नहीं है। मैं 5-7 साल से लगातार कोचिंग चला रहा हूं, तो मेरा उद्देश्य है बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन देना, ना कि बच्चों को ठगना बरगलाना। मेरा ऑफलाइन भी चलता है, तो बस यही बोलता हूं, एग्ज़ाम पे ध्यान दो, जब एग्ज़ाम का टाइम है वैसे पूरे साल जो पढ़ाई करो क्वालिटी एजुकेशन के लिए। तो आप ऐसे ही क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन्हें भी मदद मिल जाए और थोड़ा चैनल का भी हो जाएगा, जो नहीं इतने लोग देख रहे हैं तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा। चलिए अगला है, विश्व बैंक की व्यवस्था में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के वोट होते हैं। तो विश्व बैंक की व्यवस्था में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का वोट होता है 250। अगला है, 1 सितंबर 1991 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य की संख्या हो चुकी है तो 155। तो यहाँ आके आपके जितने इम्पोर्टेंट, ज़्यादा क्वेश्चन को मैंने शामिल किया ही नहीं जो उस लेवल के नहीं थे, जो जिसका बहुत सारा माइंड से आपको सेट करना था, तो इतना में वो क्लियर हो गया सारा का सारा क्वेश्चन। और जितने में क्वेश्चन मैंने अभी तक बताया है सबको ध्यान से देखिए, 1-2 बार वीडियो को देखना पड़े तो देख लीजिए, क्योंकि सुनते सुनते ही याद हो जाता है और एग्जाम में सही ऑप्शन टिक लगने। जो भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, रूट से आ जाएगा, थोड़ा इधर उधर घुमा देगा, तो उसको 1 मिनट समय दीजिए, सोचिए और तब सही कीजिए। अब मैं विविध प्रश्नों को देखता हूं। जो विविध प्रश्न का मतलब हुआ जो जितने भी रेखा, मनोरमा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, तो उसको हम देखकर एक बार समझिए तो छान के लाया हूं आप लोगों के लिए। चलिए देखिए, पहला जो है, एक मुद्रा की दूसरे मुद्रा के रूप में कीमत कहलाती है, यह वास्तविक विनिमय दर। एक मुद्रा की दूसरे मुद्रा के रूप में कीमत कहलाती है, इसका हो जाएगा वास्तविक विनिमय दर। अगर है करेंसी नोट, इसका करेंसी नोट क्या होता है, तो इसका अंकित मूल्य जो है सिक्के से कम होता है। करेंसी नोट, इसका अंकित मूल्य सिक्के से कम होता है। अगला है एटीएम का पूरा नाम। तो एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन या स्वचालित टेलर मशीन कह सकते हैं। वैसे इसको हिंदी में भी लिखेगा तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन ही लिखता है और स्वचालित मशीन होता है, लेकिन देख लीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा देखकर। अगला है, व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं हैं। तो व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं जो है उसमें चालू जमा, बचत जमा और सावधि जमा। अगला है, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है। तो केंद्रीय बैंक द्वारा चलन मुद्रा जारी की जाती है। अगला है, मुद्रा विकास क्रम है। मुद्रा विकास, सबसे पहले वस्तु मुद्रा, फिर धातु मुद्रा, फिर पत्र मुद्रा, अब शाख मुद्रा पर काम चल रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सीरियल है। तो सीरियल उल्टा पुल्टा करके देगा,
आपको अरेंज करना होगा या पूछ देगा जो इनमें से किसका जो है अरेंजमेंट सही है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो है वस्तु, धातु, फिर पत्र, फिर शाख। अगला है बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा हुई। तो बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा 1995 ईस्वी में हुआ। बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा 1995 ईस्वी में हुआ। बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा 1995 ईस्वी में हुआ। अगला है व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य हैं। तो व्यावसायिक बैंक का जो प्रमुख कार्य है वो है ग्राहकों की जमा स्वीकार करना, ग्राहकों को कर देना। यह जो काम है व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य में शामिल है। व्यावसायिक बैंक का जो प्रमुख कार्य है वो है ग्राहकों की जमा स्वीकार करना, ग्राहकों को कर देना। अगला है शाख मुद्रा का विस्तार होता है जब सीआरआर, शाख मुद्रा का विस्तार तब होता है जब सीआरआर घटता है। अब इसको घुमा के पूछ देगा जब सीआरआर घटता है तब क्या होता है, तो शाख मुद्रा का विस्तार होता है। तो आप यह रट के जाएंगे शाख मुद्रा का विस्तार होता है, शाख मुद्रा का विस्तार होता है, उसका आंसर जब सीआरआर, अब क्वेश्चन ये शाख मुद्रा का विस्तार होता है जब सीआरआर में तो घटता है। तो ऐसे याद करके जाइएगा आंख मूंद करके। तो ऑब्जेक्टिव आप लोग को लगता है जो बहुत आसान है, हमें लगता है ऑब्जेक्टिव ही सबसे टफ है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एक एक बातों को पढ़ना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को समझना होगा, कहाँ से क्या ऑब्जेक्टिव बना देगा। तब तो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम लेवल ही आप लोग भी जानते हैं अच्छा नहीं है। उनको लगता है जो एक ड्यूटी है मेरा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, और करवा लेती है, ना तो रिजल्ट टाइम पे देती है, ना तो कॉपी का जांच सही से हो पाता है। तो बस वो अपना फॉर्मेलिटी निभाता है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा, रूट तक जाइए। अगला है भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ हुआ। तो भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार जो है 1991 में प्रारंभ हुआ। अगला है भारत का अर्थव्यवस्था है। तो भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। अगला है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना। तो अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ। अगला है एशियाई विकास बैंक की स्थापना। तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1967 में, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 ईस्वी में। अगला है अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना। अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1960 ईस्वी में। अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है वो 1960 में हुआ। अगला है विश्व बैंक के आजकल सदस्य हैं 188। अगला है विश्व बैंक ने किस वर्ष से कार्य करना प्रारंभ किया। तो इसका हो जाएगा उत्तर 1947। विश्व बैंक ने किस वर्ष से कार्य प्रारंभ करना आरंभ किया, तो 1947 हो जाएगा। अगला है अनुसूचित बैंक किसको कहते हैं। तो अनुसूचित बैंक उस बैंक को कहते हैं जिसका नाम रिजर्व बैंक की अनुसूचित में दर्ज है, अनुसूची में दर्ज है, जिसका नाम रिजर्व बैंक की अनुसूची में दर्ज है। अनुसूचित बैंक उस बैंक को कहेंगे जिसका नाम रिजर्व बैंक की अनुसूची में दर्ज होता है। अगला है देसी बैंकर की श्रेणी में कौन बैंक आते हैं। तो देसी बैंकर की श्रेणी में देसी बैंक तथा महाजन आते हैं। देसी बैंकर की श्रेणी में कौन कौन आते हैं, तो देसी बैंक तथा महाजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बैंक दर किसे कहते हैं। तो केंद्रीय बैंक द्वारा उधार देने की दर। बैंक दर किसे कहते हैं, तो केंद्रीय बैंक द्वारा उधार देने की दर को बैंक दर कहा जाता है। अगला है आधार वर्ष किस प्रकार का होना चाहिए। तो आधार वर्ष जो है वो सामान्य वर्ष होना चाहिए। आधार वर्ष किस प्रकार का होना चाहिए, सामान्य वर्ष होना चाहिए। यह प्रश्न का उत्तर बहुत जगह अलग अलग दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिए। अगला किसी देश में कितने केंद्रीय बैंक होते हैं, सबको पता है, और जो एक ही हो सकता है केंद्रीय बैंक पूरे राष्ट्र में। तो अगर थोड़ा भी ध्यान से देखेंगे ना तो कुछ भी गलत नहीं होगा, इतना बात याद रखिए। थोड़ा ध्यान से आप लोग को उत्तर देना है, और थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है और मेरा पूरा भरोसा भी है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। शाख का तात्पर्य है। तो शाख का तात्पर्य भुगतान स्थगन। शाख का तात्पर्य होता है भुगतान स्थगन। अगला है भारत में किस प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था पाई जाती है। भारत में शाख बैंकिंग पद्धति पाई जाती है। भारत में किस प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था पाई जाती है, तो भारत में शाख बैंकिंग पद्धति पाई जाती है। अगला है इकाई बैंक प्रणाली किस देश में पाई जाती है। इकाई बैंकिंग प्रणाली किस देश में पाई जाती है, तो इकाई बैंकिंग प्रणाली अमेरिका में पाई जाती है। इकाई बैंकिंग प्रणाली किस देश में पाई जाती है, इसका हो जाएगा अमेरिका में। मैं आप लोगों को बता दूं, जो अभी आप सेकंड पार्ट
में है और लास्ट पेपर बचा हुआ है सब्सिडरी। इसके बाद मैं थर्ड पार्ट का सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा और रेगुलर क्लास होगा, ये भी याद रखिए रेगुलर क्लास होगा। शायद ही किसी दिन छूट जाए किसी कारणवश, नहीं तो रेगुलर क्लास चलेगा। और मेरा उद्देश्य है जो आप लोग जहाँ हो, जिस जगह से हो, जिस क्षेत्र से हो, आप लोगों को हमसे जो मदद हो मैं करूं, तो आप हमारे साथ बने रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी पता चले और जो इस प्रकार का है। और आपको जो भी ज़रूरत हो, जो भी कमेंट हो, जो भी जानना हो, आप ज़रूर बताइए। मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ही लें। अगला है जो इकाई बैंकिंग प्रणाली, तो अमेरिका में पाई जाती है। अगला बैंक्स आर फॉरवेयर्स ऑफ मनी, तो यह शेयर्स का कथन है। अगला बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो इंग्लैंड का राष्ट्रीय बैंक है। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो इंग्लैंड का राष्ट्रीय बैंक है और इसका राष्ट्रीयकरण 1940 में हुआ। तो मुझे लगता है जो आप लोगों के लिए पूरा सफिशेंट क्वेश्चन बता दिया हूँ। और इतना देखने के बाद आप लोग को कुछ भी क्वेश्चन और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको गेस से पढ़ना है तो गेस का भी वीडियो रेखा मनोरमा का अपलोड है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 2 वीडियो, एक ये और इससे पहले भी कल अपलोड हुआ था, आप लोग देखे हैं, बहुत अच्छा उसका व्यू भी गया। इसका मतलब है आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे जो तो जाके देख सकते हैं। और अभी के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ और ध्यान से देखिए और अच्छा से अच्छा प्रिपरेशन कीजिए और बहुत ज़्यादा मार्क्स लाइए। अभी के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।